नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाढ़ में बेबसी की दो तस्वीर से। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चा खाट पर लेटा है और 4 लोग उसे सैलाब से सामना करते हुए अस्पताल ले जा रहे हैं। सफर लंबा है और मरीज की हालत गंभीर, इलाज में देरी होने पर कुछ भी हो सकता है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक दिव्यांग गर्भवती महिला बाढ़ की वजह से घर में कैद हो गई है। उसके घर के आसपास पानी जमा है, नाव का इंतजाम नहीं होने की वजह से वो घर में कैद होकर रह गई है। डिलीवरी के वक्त वो बेबसी में दर्द सह रही है और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। इस बच्चे की जिंदगी भी दांव पर लगी है। दोनों तस्वीर गोपालगंज की है, जहां गंडक नदी ने तबाही मचा रखी है। आपको दोनों खबर हम विस्तार से दिखाते हैं। तो गोपालगंज में बाढ़ में बेबसी की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां एक बीमार बच्चे को इलाज के लिए खाट से ले जाया जा रहा है। सड़कों पर कमर तक पानी जमा है, नाव की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तालाब में तब्दील हो चुके सड़क से सफर कर रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे भी होते हैं और इसमें पानी जमा होने पर गहराई का पता नहीं चलता है। ऐसे में हादसा होने का डर हमेशा बना रहता है। ये बच्चा 4 दिनों से बुखार से पीड़ित है। तबियत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो आखिरकार लोगों को इस सैलाब का सामना करना पड़ा। मामला गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड के निमुइया गांव का है। लोग इस बच्चे को गोसिया गांव ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि वहां से उसे सरकारी नाव से तटबंध पर ले जाया जाएगा, फिर वहां से किसी सवारी से इस बच्चे को सदर अस्पताल में लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं बाढ़ की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिन मरीजों की तबियत ज्यादा गंभीर है, उनका सही समय पर इलाज नहीं होने से उनकी जान भी जा सकती है। दरअसल गोपालगंज में गंडक नदी के आसपास के करीब 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस इलाके में आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। अगर नाव नहीं मिलती है तो इस इलाके के लोगों को कमर से ज्यादा पानी में तैरकर तटबंधों पर जाना पड़ता है। यहाँ सैकड़ों घर पानी से घिरे हुए हैं। लोगों की झोपड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। यहाँ रिलीफ कैंप भी नहीं है, साथ ही पीने लायक पानी भी नहीं है। खाने की समस्या से भी यहाँ लोग जूझ रहे हैं। पानी है, डांडबो है, छाती पे है, हम लोग तो बहुत परेशान है। वजन है। आज रूरल मुखिया जी आयल बनी सेकंड में। तो कितने दिनों से आप लोग घिरे हुए पानी से? आज हो गए 6-7 दिन। तो कहाँ रहते हैं आप लोग जब घर डूब गया? तो पानी में है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी तस्वीर की। गोपालगंज में एक दिव्यांग प्रेग्नेंट महिला बाढ़ की वजह से घर में कैद हो गई है। उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। वो दर्द से कराह रही है। परिवार के सदस्य मजबूर थे और उसकी बेबसी देख रहे थे। नाव का इंतजाम नहीं होने की वजह से वो अस्पताल तक नहीं जा पा रही थी। दरअसल गोपालगंज में गंडक नदी के निचले इलाके में बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। यहाँ बीमारी से लेकर रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों के पास सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है। सदर प्रखंड के खाप, मकसूदपुर, जगरी टोला, आपको बता दें कि मेहंदिया सहित कई गांव में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पानी सगरो आइल बा, डूब गइल बा घर। आ समस्या से कोनो साधन हमनी के हइला नहीं खे। आ डिलीवरी हमार पतो बाड़ी उनकर बा हो साधन आरला त न्यूज का लिया के आ दोसर ठई रखले बानी साधन नहीं ले जाने। आ दू दिन से बीमारी भइल बा। कब होने वाला है डिलीवरी? ये बार बीमारी काल से बीमारी भइल बा, ते बार ले कहत से ले जाए के त कोनो साधन नहीं खे। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। जिस तरीके से बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, उससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि जी मीडिया के जरिए खबर मिलने पर सदर सीओ विजय सिंह ने महिला को रेस्क्यू कर सदर अस्पताल में एडमिट करवाया। आपको बता दें कि भागलपुर के हरियो पंचायत के गोविंदपुर गांव में कोसी नदी ने कहर बरपाया है। गांव का मध्य विद्यालय कोसी नदी की चपेट में आ गया है। स्कूल भवन का आधा हिस्सा नदी में समा गया है। कोसी के कटाव की चपेट में दर्जनों घर आ गए हैं। ये तस्वीरें नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड की है। गांव के कई घर कटाव के
मुहाने पर आ गए हैं, लेकिन कटाव रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने भागलपुर की आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा घर ढह गया है कोसी नदी में। और ये तस्वीरें देखकर जो यहाँ लोग रहते हैं वो काफी परेशान हैं, भय में हैं, दहशत में हैं। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भागलपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है। और सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि इन लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। तो अब बात सुपौल की कर लेते हैं। सुपौल में एक तरफ बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस गया है, तो दूसरी तरफ आदर्श नगर मोहल्ले में बारिश का पानी भी मुसीबत बन गया है। दर्जनों घरों में 1 से 1.5 फीट तक पानी भर चुका है। हमारे संवाददाता मोहन प्रकाश ने जायजा लिया है। सुपौल शहर का नगर परिषद वार्ड नंबर 26 में पहुंचे हैं, जहां के हालात बद से बदतर हैं। बाढ़ जैसे हालात वार्ड नंबर 26 में देखने को मिल रहे हैं, जिससे मोहल्ले वासी भी काफी परेशान हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं। मोहल्ले से निकलना भी लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। कुछ हमारे साथ मोहल्ले के लोग भी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि बारिश होती है और पानी जो है रोडों पर आ जाता है, जिससे जाने आने में लोगों को काफी कठिनाई होती है। इस चीज के लिए हर साल आवेदन दिया जाता है हम लोग की तरफ से, लेकिन इस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है। कोई नहीं आता है। अच्छा, आपके घर में कितना पानी है? 1.5 फीट पानी है। तो कैसे रह रहे हैं उस पानी में? सांप कीड़ा सब कुछ जाए छे घर, सब चीज डर नहीं बना हुआ है। मटका मटका सांप रहता है। सीधा बना रहे हम लोग, साफ सुथरा रहेंगे, उसके बाद ना वोट देंगे उनको। तो आप समझ सकते हैं इस घर में आप देखिए कि किस तरह पानी जो है वो 1 फीट पानी है, और घरों में फिर भी लोग रहने के लिए विवश है। आप लोग कैसे रह रहे हैं इस पानी में? पूरा देख रहे हैं एकदम बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। क्या करेंगे, दिक्कत है, उतराना पड़ेगा ही। बहुत परेशानी है, फिर भी रह रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ 2-3 साल से। अच्छा, वार्ड कमिश्नर जो है उन लोगों को पास गए हैं नगर परिषद के? वो सब नहीं आता, वो सब कोई देखता है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं वार्ड नंबर 26 की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। हालात इतने बुरे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की रहना यहाँ मजबूरी और व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन सरकारी तंत्र हो या नगर परिषद, इस विभाग के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। तो बिहार में बाढ़ को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बाढ़ से निपटने में सरकार नाकाम रही है। वहीं एनडीए ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। सुनिए। बाढ़ से बर्बादी पर सियासत, विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा, तैयारियों पर उठाए सवाल। बिहार में बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। कई जिलों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है, तो बाकी जगहों पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार में लगातार बिगड़ रहे हालात पर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर साल ये दावा करती है कि बाढ़ से निपटने की उसकी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन जमीन पर उसके दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। आप कोरोना में फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं, बाढ़ उस फिजिकल डिस्टेंसिंग के दायरे को तोड़ेगी। अब डर यह है कि कोरोना और फ्लड, इन दोनों का क्या असर पड़ेगा बिहार के समाज पे, बिहार के लोगों पर। अगर इसकी चिंता भी मेरी सरकार को नहीं है, तो फिर सरकार सरोकार से तो बिल्कुल विमुख। फसल तो बर्बाद हो ही रही है, किसानों की जान माल की भी सुरक्षा नहीं है। जान माल दोनों जाने वाले हैं। चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, कोसी का पूरा इलाका सभी बाढ़ से तबाह होने वाले हैं। बिहार में एक बार पुनः बाढ़ ने दस्तक दे दिया और नीतीश जी की सरकार हर सालों की तरह सोई की सोई रह जाती है। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के नाम पे, लोगों की जान माल की रक्षा के नाम पे जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने का काम करते हैं। वहीं विपक्ष के आरोप को गलत बताते हुए सत्ता पक्ष ने मामले पर सफाई दी। एनडीए नेताओं के मुताबिक हालात पर सरकार की नजर है और बाढ़ से निपटने में नीतीश सरकार की तैयारी में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग ने पूरी तैयारी
कर रखी है, चाहे वो तटबंधों की मरम्मती का सवाल हो या बाढ़ निरोधक जो भी कार्रवाइयां हैं वो संपन्न हो चुके हैं। बिहार सरकार इस बार मानसून के पहले से ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। एम्बैंकमेंट सिस्टम दुरुस्त है। जल संसाधन मंत्री संजय झा जी ने तो हर सूचना का संज्ञान लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई की। चुनावी साल है, लिहाजा बाढ़ के मुद्दे पर सियासत उफान पर है और आने वाले दिनों में भी सरकार के लिए ये मुद्दा खतरे के निशान से ऊपर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बगहा में बाढ़ का पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई है। रेल लाइन के लिए अधिकृत जमीन के कच्चे बांध को गंडक नदी की मूर्तिधार ने अपने आगोश में ले लिया है। दियारा के निचले इलाकों से कई परिवार शरण लिए हुए हैं। मामला बिहार यूपी सीमा पर स्थित पिपरासी प्रखंड के सेमरा लबेदहा श्रीपत नगर का है। बताया जा रहा है कि इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से बीती रात 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ और कटाव जैसे हालात निचले इलाकों में पैदा हो गए। बताइए सर, यहाँ हम लोग 10 वर्ष पहले सरकारी द्वारा यहाँ हम लोग बसाए गए। इस बांध में, रेलवे के बांध में हम लोग पड़ गए। 3 बरस दिन से सीओ साहब के पास और डीएम के पास, कहाँ अधिकारी के पास हम लोग नहीं दौड़े हैं। कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ है। रेलवे का गोरत न कोनो सरकार सुनवाई कोई रहा से 3 साल से यही में हमने तबाह बन जा और पानी सब दहिए गई। आ ये बेरा प्लास्टिक तानी को ऊंचा बानी जा इहो कोटी रहल बा। और चलिए बात कर लेते हैं नालंदा की। नालंदा में मामूली बात पर हुए विवाद में दबंगों ने एक दलित परिवार पर जमकर हमला किया। हमले में परिवार के 8 सदस्य घायल हो गए हैं। मामला परबलपुर थाना इलाके के सलालपुर गांव का है। घास काटने को लेकर हुए विवाद में खेत के मालिक ने अपने समर्थकों के साथ दलित के घर पर धावा बोल दिया। लाठी, डंडों और रॉड से घर के सदस्यों की जमकर पिटाई कर दी। हमले में 8 लोग घायल हो गए हैं। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। मामले में पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा बहन सब तोड़ रहा था उसको झरला गाड़ी पर, तो उसको थप्पड़ मारते मारते झरला में खींच के ले जाने लगा। हम देखें तो हम गए तो हमको भी मारने लगा कि तुमको भी मारेंगे, तो मेरे को भी मारने लगा। मेरा भाई गया तो इसको मारा, तो मेरा भाई भी हमको पकड़ के लाया। तो वो दिन मार के सब मिल के चला गया घर है सब लोग। और चलिए अब आपको छपरा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की नौबत आ गई। मामला छपरा के गरखा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का है। पेड़ काटने के विवाद में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। हवाई फायरिंग हुई, तेज हथियार से हमला हुआ। आपको बता दें कि मोबाइल कैमरे में कैद इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह विवाद में पिस्टल निकल आई। जी हाँ, फायरिंग की गई, तेज हथियार से हमला हुआ। मामले में दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई है। 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की अब जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, छपरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी ही हैरान और परेशान करने वाली ये बात है कि किस तरीके से मामूली से विवाद में लोग फायरिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें पहले भी हम देखते आए हैं, जिससे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या लोगों में कोई डर नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है, क्या पुलिस प्रशासन को यहाँ पर नहीं माना जाता है। जिस तरीके से छोटी छोटी बातों में हथियारों को बाहर निकाल के हमला कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये विवाद हुआ है, 18 लोगों के खिलाफ पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और चलिए अब आपसे हम बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। दरअसल बिहार में कोरोना लगातार खतरनाक होता जा रहा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 9 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 143 हो चुका है। वहीं पटना में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे यहां मरने वालों की संख्या 18 पहुंच गई है। पटना में आज 162 नए मामले सामने आए, जिससे यहां संक्रमितों की कुल संख्या 2259 पहुंच चुकी है। आज बिहार में संक्रमितों की संख्या 19,000 के आंकड़े के पास पहुंच गई है। आज 1,432 नए केस सामने आए हैं, जिससे मरीजों की संख्या अब 18,853 हो चुकी है। हालांकि 12,364 लोग बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। ये एक राहत की बात है।
तो वहीं कोरोना की जद में राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक हस्तियां भी आ चुकी हैं। बिहार में बीजेपी ऑफिस में कोरोना विस्फोट हुआ है। बीजेपी ऑफिस से जुड़े 75 लोगों के कोरोना संक्रमण होने से हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित लोगों में मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी भी शामिल हैं। तो देखिए किस तरीके से हम आपको अपडेट बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जरा आप ये समझ लीजिए कि कोरोना किसी को भी अपनी जद में ले सकता है। इसी के लिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, अपना ध्यान रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उनका पालन करना, उन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको कोरोना से बचा सकता है। बिहार में कोरोना विस्फोट, पटना बीजेपी ऑफिस में कोरोना की दस्तक, कई नेता और कर्मचारी पॉजिटिव, नेताओं में फैला कोरोना संक्रमण। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आम लोगों के साथ साथ अब नेताओं की भी नींद उड़ गई है। बीजेपी ऑफिस से जुड़े 70 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन बीजेपी नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश महासचिव देवेश कुमार, उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा भी शामिल हैं। आरजेडी में भी कई नेताओं को कोरोना हुआ था, हमारी संवेदना उनके साथ थी। लेकिन आज अगर बीजेपी में कुछ हुआ है तो इस पर मजे लेना कहीं से उचित नहीं है। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, इससे जितना बच सकते हैं बचना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। पटना बीजेपी ऑफिस में कोरोना की दस्तक के बाद 100 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें 70 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीजेपी ऑफिस में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भले ही सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं उनमें हड़कंप मचा है। और एक जांच रिपोर्ट आई है, कोरोना की जांच रिपोर्ट आई है, उसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि भाजपा का जो कार्यालय है यहाँ पर लगातार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था। वहीं मंत्री शैलेश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा कई विधायक और एमएलसी भी कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। इनमें मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति शामिल हैं, जो अब ठीक हो चुके हैं। हाल ही में अपने क्षेत्र में गए ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार पीड़ित हुए हैं। उससे पहले मंत्री विनोद कुमार सिंह कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जेडीयू नेता अजय आलोक और उनका परिवार भी कोरोना संक्रमित है। खुद अजय आलोक ने इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। किसी को भी हो सकता है। मैं खुद संक्रमित हूं, एसिम्टोमेटिक हूं, कोई लक्षण नहीं है। 5-6 दिन बाद फिर टेस्ट कराएंगे। सावधानी बरतने की जरूरत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, जनता दल यू के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, तमाम राजनीतिक दलों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। बीजेपी जेडीयू नेताओं में कोरोना संक्रमण के फैल रहे मामलों के बीच आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल है। आरजेडी कार्यालय से जुड़े नेता और कर्मचारियों में भी कोरोना टेस्ट करवाने की होड़ मच गई है। राजनीतिक गलियारों में भी कोविड ने अपना पैर पसारा है और कई नेता कार्यकर्ता संक्रमित हुए हैं। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफी कार्यक्रम हुआ था पार्टी ऑफिस में। और आरजेडी के कार्यालय सचिव हैं चंदेश्वर जी। सार्वजनिक जीवन में बहुत लोगों से मैंने बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, तो हम लोगों को है कि हो सकता है कोई बात हो, तो इससे बचने के लिए जांच जरूरी है। तो जांच के लिए हम जा रहे हैं, जांच करवा लें। उधर मुख्य सचिव सेल में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद सेल को सील कर दिया गया है। अगले 2 दिनों तक पूरा का पूरा कोषांग बंद रहेगा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्य सचिव कोषांग को बंद किया गया। यह जो सचिवालय का जो मुख्य सचिव का जो सेल है वो 24/7 एक तरीके से काम करता है। संडे हो, शनिवार हो, कोई भी छुट्टी हो, कोई भी अवकाश हो, चाहे दीपावली हो, ईद हो या फिर कोई छठ पर्व हो, यहाँ पे कर्मचारियों की तैनाती होती है। वो काम करते हैं, लोगों को सुनते हैं। चूंकि कहीं न कहीं जो पूरे बिहार की जो कहिए सरकार है इसी जगह से चलती है,
ये बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और यहीं पे 5 कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य सचिव सेल में कोरोना संक्रमण की बढ़ती तादाद के बाद पूरा सचिवालय सन्नाटे में है। पुराना सचिवालय का शायद ही ऐसा कोई विभाग है जहां पर कोरोना मरीज न मिले हों। यहां कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी नेताओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कोरोना को लेकर नीतीश सरकार की तैयारियों को लेकर विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बिहार में मामले बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सरकार चुनाव की तैयारियों में जुटी है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए ने पलटवार किया है। बिहार में कोरोना पर सियासी कोहराम, एनडीए पर तेजस्वी का प्रहार, विरोधियों के निशाने पर नीतीश सरकार, एनडीए ने किया पलटवार। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सियासत भी तेज हो चली है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार चुनाव की चिंता में डूबी है। इलाज पर ध्यान देने की जगह वर्चुअल प्रचार और डिजिटल रैली पर जोर दिया जा रहा है। मतलब आप क्या चाहते हो, बूथ के बाद लोग जो है शमशान जाए? क्या लाश के ढेर पे चुनाव कराना ठीक रहेगा? अगर बीजेपी को, हम तो चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि बिहार में लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि भयावह स्थिति है, लोग मर रहे हैं। अगर आपको कोरोना खतरा नहीं लगता तो आप परंपरागत तरीके से चुनाव करेंगे। तेजस्वी यादव के बयान का महागठबंधन के नेताओं ने भी समर्थन किया है। सबने एक सुर में कहा कि कोरोना से निपटने में सरकार नाकाम रही है। पप्पू यादव ने भी इस पर सहमति जताई है। चुनाव कराने का काम तो चुनाव आयोग का है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। चुनाव आयोग समीक्षा करके देखेगी, चुनाव की स्थिति रहेगी तब तो चुनाव होगा। जान माल की सुरक्षा सबसे अहम है और किसी की भी जान सर्वोपरि है, किसी भी तरह के राजनीति और चुनाव से। जितने भी लोग संक्रमित हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपकी नाकामियां हैं, आपने समुचित व्यवस्था नहीं किया, इसीलिए यह महामारी के रूप का जैसे ले रहा है। मेरा आरोप है कि नीतीश कुमार चुनावी मूड में जा चुके हैं। उन्हें कोरोना वायरस और उन्हें इस पॉजिटिव केस और बिहार की जनता को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और चलिए आपको बता देते हैं कि भागलपुर के डिप्टी मेयर समेत पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जोगसर थाना क्षेत्र के खरमंचक निवासी डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के पिता हरिओम वर्मा को व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से किसी अज्ञात अपराधी ने 50 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। डिप्टी मेयर ने एसएसपी को इसकी सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 20 मिनट दोपहर में पिताजी के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से 50 लाख रुपए के डिमांड, नहीं तो दुकान और घर के परिवार के लोगों को उड़ाने की धमकी दी गई। जिसके बाद हम लोगों ने तुरंत जो है एसपी सर के संज्ञान में इस बात को दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन को हम लोगों ने संज्ञान देने का हम लोगों ने एक एफआईआर भी दर्ज किया है। 120 पर आया है, 50 लाख रुपए दीजिए, दुकान समेत उठा लेंगे। तो फिर हमने राजेश से कहा, राजेश ने एसपी साहब से करके एफआईआर करवाया है। तो क्या किस तरह बोला? वो मैसेज आया मोबाइल पर, मैसेज आया। मैसेज नहीं बोला नहीं, मोबाइल पर मैसेज आया मेरे मोबाइल पर। डरे हुए हैं? हाँ, उससे थोड़ा जान माल का डर रहेगा। मोतिहारी के डीएम कपिल अशोक साइबर अपराधियों के निशाने पर आते आते बच गए। जालसाजियों ने डीएम का 1 लाख रुपए के चेक पटना के एक बैंक में क्लियरेंस के लिए जमा किया था। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर को जब शक हुआ तो उन्होंने कंफर्मेशन के लिए डीएम से फोन पर इस बात की जानकारी मांगी। डीएम ने जब ये बताया कि उनका चेक उनके पास ही है तो बैंक मैनेजर के होश उड़ गए। मामला अब पुलिस के पास है। पुलिस बैंक की मदद से मामले की जांच कर रही है। निकासी नहीं हुआ है, निकासी का प्रयास किया गया है। उसमें एसबीआई के जो ब्रांच मैनेजर हैं, कचहरी ब्रांच के, वो लिख के दिए हैं। जिला पदाधिकारी महोदय का एक खाता है, उस खाता से 1 लाख रुपया निकालने का सूरज शाह नामक एक व्यक्ति द्वारा चेक दिया गया था बैंक ऑफ इंडिया कंकड़बाग के शाखा में। लेकिन जानकारी होने पर
वो नहीं निकल पाया है और तो उसके जांच के लिए दिया गया था। हमने FIR कर दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए।